नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी की कहानी अनुबंध। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अनुबंध। सुबह 11 के करीब वह दुग्गल के पास पहुंचा था। जल्दी से जल्दी पहुंच पाने की सारी कोशिशों के बावजूद उसे यहां तक पहुंचने में 1.5 घंटा लग ही गया। हड़बड़ाहट इसलिए थी कि कहीं वह कमरे से ही न निकल जाए। 10 साढ़े 10 बजे उसके निकलने का समय होता है। बाद में याद आया था कि आज तो 26 जनवरी है, स्टूडियो बंद है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी कारणवश वह नहीं भी मिला तो उसका रूम पार्टनर हर हालत में मिलेगा ही। संयोगवश वह फिल्मी जीव नहीं है, यहाँ अपने शोध के सिलसिले में आया हुआ है। छुट्टी के दिन तो वह कहीं भी नहीं निकलता। मन ही मन उसने यह भी तय कर लिया था कि अगर दुग्गल नहीं मिला तो अपनी वापसी के लिए वह रेजगारी उस भले मानस से मांग लेगा। हालांकि यह विचार उसे कष्टकर लगा। एक निर्देशक के रूप में उसकी खासी साख है। लोग उसके लकदक कुर्ते पायजामे की आब में उसे काफ़ी दुरुस्त हालत में समझते हैं। उन्हें क्या पता कि आजकल नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि एक रिन की टिकिया जानकी विशेष रूप से उसके कुर्ते पायजामे के लिए ही लाती है, जिसे वह अपने पीले पड़ाए इकलौते पेटीकोट पर भूल कर भी नहीं रगड़ती। दुग्गल से उसका रिश्ता भी अजीब है, जिसे न दोस्ती कहा जा सकता है न व्यावसायिक साझेदारी। उम्र में भी वह दुग्गल से 8-10 साल बड़ा है। मिले भी वे बड़े अजीब ढंग से थे। उसके एक बुद्धिजीवी मित्र ने उससे दुग्गल को अपनी फिल्म में बतौर सहायक रख लेने की सिफारिश की थी। वह मित्र कलात्मक फिल्म बनाने का बीड़ा उठाए हुए था। उसने एक कलात्मक फिल्म वित्त निगम से ऋण लेकर बनाई थी। फिल्म सचमुच अच्छी बनी थी, पर व्यावसायिक हथकंडों से उसका वह बुद्धिजीवी मित्र एकदम अनभिज्ञ था। बस फिल्म बन भर पाई। हुआ उसके साथ भी यही। कई नामी गिरामी निर्देशकों की सहायकी छोड़कर उसने खुद को एक सुअवसर हाथ लगते ही स्वतंत्र कर लिया और एक प्रादेशिक फिल्म का निर्देशन कर डाला। दूसरी फिल्म उसने स्वयं ऋण लेकर बड़े मनोयोग से बनाई। मन ही मन वह आश्वस्त था कि जो भी प्रयत्न उसने इस दूसरी फिल्म के लिए मात्र अपनी खा पी लेने की अय्याशी की गुंजाइश रखकर किए थे, वे जरूर सफल होंगे और रातों रात एक ऑफ बीट फिल्म बनाने का सेहरा उसके सिर पर होगा। मगर हुआ यह कि पर्याप्त चर्चा के बावजूद फिल्म डिब्बे में रही और वह फुटपाथ पर। दुग्गल इन दिनों अशोक दा के साथ है, किंतु उसमें ऐसा कुछ जरूर है जो व्यावसायिक साझेदारी से परे उसे वह सारी आत्मीयता देता है जो एक शुभेक्षु ऐसी दुविधाग्रस्त मनः स्थिति में उड़ेलता है और एक मित्र मरहम के फाहे बन जाता है। कल घर से उसे नन्हे की लंबी चिट्ठी मिली और कल से ही वह उद्विग्न मनः स्थिति में अपने दारुण उचाटपन को ढो रहा है। एक कल्पना रह रह कर मडरा रही है कि कहीं नन्हे ने भावावेश में कोई ऐसा कदम। घर से चलते समय उसने नन्हे की चिट्ठी जानकी की आंख बचाकर धीरे से जेब में सरका ली थी। दुग्गल को वह चिट्ठी पढ़वाना चाह रहा है। उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा, न उसकी समझ में कुछ बैठ रहा है कि उसे ऐसे में क्या करना चाहिए। अशोक दा का प्रस्ताव, वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। गेस्ट हाउस की हिकाती घुमावदार काठ की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके नथनों में अजीब सी तिलाइंत भर गई। गंध उड़ उड़कर दुग्गल के कमरे तक दौड़ती रहती है। नीचे का दाहिना हिस्सा मैडम ने, जो गेस्ट हाउस की मालकिन है, एक उडपी वाले को उठा रखा है। कभी सांभर महकता है तो कभी मेदू बड़ा। दुग्गल के 2 बेड वाले कोठरी नुमा कमरे का दरवाज़ा फुट भर चौड़ी दरार छोड़कर भिड़ा हुआ था।
गर्दन उचकाकर उसने बाहर तक पहुंच रहे शोर का पलांच जायजा लिया। भीतर का दृश्य उसे बुझा गया। सोचकर आया था कि अकेले में दुग्गल से बातें कर किसी हल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। दुग्गल नहीं मिला तो लौट पड़ेगा। यहां तो पूरी फौज ठसी ठुसी 3 पत्ती में व्यस्त है। शामिल होने में उसे भी खुशी होती, पर लोहे के एक पलंग को खिड़की से लगी दीवार के सकरे टुकड़े के सहारे खड़ा कर कमरे को खुला कर लिया गया था। उसी पलंग के गद्दे, कंबल और चादरों को बिछाकर बीचों बीच बैठने की जगह बनाई गई थी। लगातार पी जा रही सिगरेट से कमरा धुएं से भर गया था। मुंह बिचकाकर उसने चेहरा पीछे खींच लिया और भड़ाक से दरवाजा खोलकर कटाक्षपूर्ण स्वर में बोला, तो 26 जनवरी सेलिब्रेट हो रही है। हो सम्मिलित स्वरों में स्वागत उछला। आइए आइए निर्माता निर्देशक साहब, और फटाफट शामिल हो जाइए सेलिब्रेशन में। चीयर्स। उसकी तरफ अंगूठे उठे। दुग्गल एकदम कोने में था। वहीं से चिल्लाया, इधर निकल आओ। अपनी अपनी पीठ नवाकर आड़े तिरछे हो उन्होंने उसे बढ़ने की जगह दी। सभी पत्ते फेंक चुके थे। बाजी सिर्फ 2 लोगों में चल रही थी, सहायक कैमरामैन रमेश और बिहार से आए युवा संगीतकार कंवल में। दोनों ब्लाइंड थे। बीच में नोटों और चिल्लरों का ढेर लगा था। बड़ा मनहूस दिन शुरू हुआ है। सुबह से पिट रहा हूँ। दुग्गल उससे मुखातिब होकर लगभग फुसफुसाया, तो सुबह से यही चल रहा है? सुबह से ही। पहले तो प्रोग्राम बनाने लगे कि सोल्जर्स पेमेंट करके बियर चले दिन भर, पाव भजिए का लंच हो, पर मैंने साफ मना कर दिया। ड्रिंक नहीं चलेगा मेरे कमरे में। याद है ना, बताया था तुमने, मैं था नहीं। तौबा, जो हराम जदगी की थी उस दिन सालों ने। साफ कह दिया कि ताश जमानी है तो यहाँ फिट हो लो, और अगर पीना पिलाना ही है तो त्रिपाठी जी के कमरे में जमाओ। तुम खेलोगे? उनकी बात दब गई। कई कमल से आग्रह कर रहे थे कि बेहतर है वह शो करवा ले। कमल की जेब भी खाली हो चुकी थी। वह मान गया। शोर फिर उठा। दोनों के पास कलर थे। रमेश के पत्ते बड़े थे। कमल का मुंह लटक गया। रमेश ने ढेर अपनी ओर समेट लिया। वह 110 रुपये जीता था। रेजगारी उसने गिनी ही नहीं। तेरी तो मन गई बे। सक्सेना ने अर्थपूर्ण लहजे में रमेश की फिरकी ली। सिंघल के साथ आज रात तो तू चाहे मानसरोवर में ही सही, कमरा बुक करवाए बगैर क्या मानेगा? इर्द गिर्द ठहाके झूलने लगे। एकाएक पत्ते फेंटना छोड़कर रमेश अपनी जगह से उठा और लपक कर सक्सेना का गिरेबान दबोच लिया। अपने को तो तेरी बहन भी चलेगी। बोल तो सीजर्स पैलेस में कमरा बुक करवाऊं? दांत किटकिटाते हुए उसने सक्सेना को लगभग झिंझोड़ा। इस अप्रत्याशित कटुता के लिए कोई भी प्रस्तुत नहीं था। सभी को लगा था कि मजाक में बात कही गई है और मजाक में ही ली भी जाएगी। रमेश के इस रुख से सभी स्तब्ध रह गए। दुग्गल उत्तेजित हो उठा। 1-2 लोग मिलकर उन्हें अलग करने लगे, मगर रमेश था कि सक्सेना की गर्दन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। दुग्गल तकरीबन चीखा, यह क्या बदतमीजी है? मैंने पहले ही कह दिया था कि गर्मा गर्मी का हिसाब किताब मेरे कमरे में नहीं चुकता होगा। और रमेश, तुम यह माँ बहन पर क्यों आ गए? यह नीता को लेकर फूहड़ मजाक क्यों करता रहता है? फिर भी तुम्हें बहन पर नहीं आना चाहिए। दुग्गल के नथने तन गए थे। होंठ गुस्से से थर्रा रहे थे। नीता मेरी होने वाली बीबी है और मैं इतने छिछोरे मजाक उसके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल छोड़, सॉरी बोल यार। कितने घटियापन पर उतर आते हो तुम लोग। उससे बोले बिना नहीं रहा गया। सक्सेना ने आग्नेय नेत्रों से रमेश को घूरते हुए उसका कहना रख लिया, सॉरी, पर तुरंत ही पलटकर बोला, सूफिया के लिए भी तो यह यही कहता था। क्षण भर पहले संयत हुआ रमेश उंगलियों में दबी सिगरेट को एश ट्रे में रगड़कर एकाएक फिर झपटा। यार सक्सेना, बंद भी करो। उसका मूड ऑफ हो गया।
एक तो वह घर से ही परेशान सा चला था। इस लफड़े से जी एकदम उखड़ गया। लोगों ने फिर से दोनों को डांट टपट कर शांत किया और निर्णय सुनाया कि आइंदा व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पर कतई नहीं होंगे। पत्ते बटने को हुए तो सबने उसकी तरफ देखा। बैठ रहे हो ना दादा? उनमें से जो लड़के उससे जूनियर थे उसे दादा कहकर ही संबोधित करते थे। हाँ हाँ बांटो, बैठेंगे, सक्सेना ने सोत्साह कहा। जेब तो खाली थी। उसने साभिप्राय दुग्गल की ओर देखा। दुग्गल ने फौरन 20 का पत्ता उसकी ओर खिसका दिया। नन्हे की चिट्ठी के बोझ से वह कुछ अवधि के लिए अपने को मुक्त करना चाह रहा था। पत्ते हाथ में आते ही सचमुच चिट्ठी उसके जहन से उतर गई। वह सुबह जानकी से बगैर पैसे मांगे ही घर से निकला था। अब पैसों को लेकर वह पहले की तरह पूछती भी नहीं। पैसे हैं? यह निकलने से पहले उसका बंधा हुआ वाक्य होता था, जैसे वह अन्य ताकीदें और पूछताछ उससे किया करती थी। रुमाल रख लिया या नहीं? कब तक लौटोगे? कहाँ होगे? आदि। बाकी सब तो उसी तरह अब भी पूछा और कहा जाता है। बस पैसे वाले वाक भर की कटौती हो गई है। हालांकि जानकी की मजबूरी भी समझता है, पर पता नहीं उसे क्यों लगता है कि झूठ मूठ ही पूछ लेने में क्या दिक्कत है। सच्चाई तो वह भी जानता है। वैसे आजकल जानकी की उदासीनता उसके प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उदासीनता अनजाने ही उसे अपने प्रति बरती गई उपेक्षा भाव लगती है। यह लगता है कि आज वह नोट कमाने के काबिल नहीं है तो उसकी कदर का अवमूल्यन हो गया है। ऐसी स्थिति में उसे हमेशा अपने से सहानुभूति होती है कि इसे तो घर में बैठना पड़ता है, चेहरे पर चेहरा चढ़ाकर तो उसे लोगों में घूमना पड़ता है। असल्फा से नारायण नगर तक उसे बगल वाले सरदार जी ने अपनी टैक्सी में लिफ्ट दी थी। पूरा असल्फा विलेज ही टैक्सी वालों की बस्ती है। रात का नज़ारा देखने वाला होता है। चालों के सामने टैक्सियों की कतारें लगी होती हैं। सुबह अगर मेन सड़क पर पहुंचना हो तो उसे कतई दिक्कत नहीं होती। मेन सड़क असल्फा से तकरीबन मील भर है और यह दूरी यहाँ के रहवासियों को पैदल ही तय करनी पड़ती है। सुबह 8 से 10 के दरमियान लगभग सभी टैक्सी वाले धंधे पर निकलते हैं। इस बीच निकलो तो मेन रोड तक आराम से लिफ्ट मिल जाती है। चौल के सभी घरों को उसके अतीत की बखूबी जानकारी है। उन्हें आर्ट फिल्म और बॉक्स ऑफिस फिल्म के अंतर की भी जानकारी है। तभी ना आज सरदार जी उससे बोले थे, साहब आपकी फिल्म नहीं देखी, पर कुछ अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्म बनाओ, दिन फिरेंगे। कहाँ हम लोगों के बीच में सड़ रहे हो जी। सरदार जी की हम लोगों के बीच वाली बात उसे बड़ी माफिक आई। गनीमत है इस शहरी गांव में भी उसकी विशिष्टता से परिचित हैं लोग। उसे सरदार जी बड़े अच्छे लगे। पहचान का आईना दिखाने वाला व्यक्ति स्वयं भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यह सरदार जी के लिए तत्काल महसूस हुआ था। कभी घर आकर चाय पीजिए, कहकर ही वह टैक्सी से उतरा था। अनायास यह भावना भी उमगी, वह चौल में रह रहा है तो क्या, अच्छे और समझदार लोगों के बीच रह रहा है। जानकी चौल में रहते हुए हमेशा अपने लखनऊ वाले घर को बिसूरती रहती है। चौल में रहना उसे झोपड़पट्टी में रहना लगता है। बस उसे यही सहन नहीं होता। वह कई दफ़े उससे बहस करता है कि उसे इस बात को जिंदगी में महत्व देना चाहिए कि वह उसके जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्नी है। आए दिन अखबार में उसकी असफल कलात्मक फिल्म की चर्चा होती है। उसके साक्षात्कार छपते हैं। रहने खाने की टुच्ची बातों को इतना महत्व क्यों देती है वह? कितनी फोटोएं तो उसकी जानकी के साथ छपी हैं। जानकी के भाग्य से उसकी सगी और चचेरी ममेरी बहनें सचमुच ईर्ष्या करती हैं। तुम सचमुच लकी हो, तुम्हें ऐसे जमाई बाबू मिले हैं। मगर जानकी है कि टके टके की रोजमर्रा की असुविधाओं को मुकुट बनाकर मनहूसियत सी ओढ़े रहती है। फिल्म बन रही थी तो वह कितने बड़े फ्लैट में था। अक्सर चर्चा करता है इस बाबत जानकी से। रहता भी था खार जैसी पॉश लोकेलिटी में। शूटिंग के सिलसिले में लगातार हवाई जहाज़ों से सफ़र किया है उसने।
उसकी फिल्म दिल्ली फेस्टिवल में दिखाई गई थी, मॉस्को फेस्टिवल में भी भेजी गई थी। आशा तो यही बंधी थी कि फिल्म प्रदर्शित होते ही उसके समक्ष अनुबंधों का तांता लग जाएगा, और नहीं भी लगेगा तो एक आध फिल्म फ्लोर पर तो होगी ही। किंतु सोचा हुआ सब धरा रह गया। फिल्म पूरी होते ही उसने शादी कर ली थी। घर की ललक जो मन में उठने लगी थी। उम्र भी खासी हो रही थी उसकी। लड़की ढूंढने का काम दूर के रिश्ते की भाभी ने किया। जानकी उसे पहली ही झलक में मुग्ध कर बैठी थी। नमकीन सांवले सलोने चेहरे पर मीन सी खींची आंखें होने वाली छोटी साली ने उसके कान में आहिस्ता से फूंक दिया था, दीदी गाती बहुत अच्छा है, गाना सुने बगैर मत जाइएगा। और वह आग्रह कर बैठा था। लंबी लंबी बरौनियों वाली पलकों को बेहद जल्दी जल्दी झपकाने वाली जानकी ने संकुचित हृदय से कंधे का पल्ला सरियाते हुए दृष्टि नीचे गड़ाए जो सुरीला सुर लिया तो वह टकटकी लगाए उसे देखता ही रह गया था। जानकी को उतारा उसने जरूर खार वाले फ्लैट में था, किंतु यह उससे छिपाया भी नहीं था कि बस महीने भर बाद ही उसे यह घर खाली करना है। जानकी खूब खुश थी। तब यह तय हुआ कि जब तक वह दूसरे घर का इंतजाम नहीं कर लेता जानकी मायके में ही रहेगी। और 6 महीने हो गए थे उसे जानकी को लंबे लंबे खत लिखते कि अच्छा घर मिलते ही वह उसे फौरन अपने पास बुला लेगा। टैक्सी से उतरकर जिस कमरे की ओर उसने तुम्हारा घर कहकर जानकी को इंगित किया था, उसके प्रति जानकी के चेहरे पर जो उलझन उभरी थी वह उसे हतोत्साहित करने के लिए काफी थी। स्टेशन पर एकाएक सीने आ लगी आकुल जानकी उसे स्टेशन पर ही छूट गई लगी। उसने चुपचाप आगे बढ़कर दरवाजे का ताला खोला और पलटकर दुग्गल के पास पहुंचकर सामान उतरवाने में मदद करने लगा। चौल के कुछ बच्चे और औरतें ताका झांकी करने लगे। हालांकि यह काम दुग्गल ड्राइवर की सहायता से करवा ही रहा था, पर पता नहीं क्यों जानकी के साथ कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं हुई थी। दोनों के बीच अनायास खिंच आए अनमनेपन को दुग्गल ने सूंघ लिया। सहज करने की मंशा से भीतर पहुंचकर उसने जानकी को छेड़ा। पसंद आया अपना शीश महल? खूब, विद्रूप सा खिंच आया था स्वर में। इतनी मेहनत से खोजा गया है, सवाल ही नहीं उठता कि इसके साथ तो यही जलवे रहेंगे भाभी। अपनी अपनी किस्मत। वह कटकर रह गया। जवाब दुग्गल के लिए भी अप्रत्याशित है। यह उसके चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही पढ़ लिया उसने, पर पाया कि दुग्गल ने फौरन सहज होने की चेष्टा की। चलिए, सबसे पहली चाय आपको हम बनाकर पिलाते हैं आपके घर में। उसी रात जानकी ने उसकी बौनी समर्थता का भरपूर एहसास करवा दिया। इससे बड़ा तो लखनऊ वाले घर का भंडार है। वे जो कभी न खत्म होने वाली लंबी लंबी बातें खतों में किया करते थे, एकाएक सर्द हो होठों पर जम गईं। रात भर किसी मलबे के नीचे दबी पड़ी छत बिछत जीवित लाश की मर्मांतक पीड़ा वह अपनी देह पर झेलता रहा, और जल्दी ही सो गई जानकी के लिए अपनी बेचैन करवटों को यह तसल्ली थमाता रहा, सफर होता ही थकान भरा है। शो करा ले, दुग्गल ने टोका। चौंक कर वह अपने में लौटा। करा लूं? फिर 2 का नोट सामने रखा। शो। लोगों की चीखें निकल गईं। उसकी पीठ पर धौलें बरस पड़ी। वाह, क्या बाजी भिड़ी! वह जीत गया। उसे लगा कि अब उसे उठ जाना चाहिए। दुग्गल से उधार लिया गया 20 का नोट उसने आहिस्ता से उसकी मुट्ठी में भींचा और बात बनाई। तुम लोग कहोगे कि जीते और खिसके, मगर एक जगह टाइम दिया है, पहुंचना बहुत जरूरी है। ये तो कोई बात नहीं हुई दादा, ऊपर से फोन कर दो, फोन से काम चल जाए तो। 100 रुपए जानकी को देकर भी 35 रुपए उसके जेब खर्च के लिए बच रहे हैं। बैठ गया तो क्या भरोसा कि जैसा सोचकर ही आया था कि वापसी के लिए भाड़े का पैसा दुग्गल से मांग लेगा, मांगने पड़ जाए। उसे उठना ही ठीक लगा। हालांकि आज किस्मत साथ दे रही है, पर मेरे पत्ते भी न बांटना, मैं इसे छोड़कर अभी आया। गर्दन में कुर्ता डालते हुए दुग्गल ने अपने लिए भी ताकीद की।
बात उसकी शुरू हो गई। एक बार सहायकी शुरू कर दी ना, तो फिर आ चुके लोग निर्देशन के लिए अनुबंधित करने। लेकिन आगे की सोचकर आज की जो परिस्थिति है उससे तो आंखें नहीं मूंदी जा सकती। इस कमर तोड़ बेकारी को तुम झेल सकने की स्थिति में हो? चाय का एक गरम घूंट भरते हुए दुग्गल सहसा चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि नरेश थोड़ा उत्तेजित हो उठा है, जो कि उसे नहीं होना चाहिए। आजकल उसकी मनः स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। साधारण सी बात भी उसे आहत कर देती है, तुरंत गलत अर्थ निकाल लेता है। हो सकता है ऐसी परिस्थिति में वह खुद पहुंच जाता तो शायद उसका विवेक भी भटकने लगता। और वह सोच रहा था वह वाकई बेकारी झेल सकने की स्थिति में कहाँ है। यह कौन सी लड़ाई है जो वह लड़ रहा है? क्यों? किस लिए? कितनी कुशलता से बात कहलवाई थी अशोक दा ने कि प्रोजेक्ट में मेरी सहायता करो। दरअसल उनके द्वारा यह प्रस्ताव भिजवाना ही उसे छलनी कर गया था। लगा था कि उसके बुरे दिनों का मखौल उड़ाया जा रहा है। स्पष्ट रूप से उसने अपने को अपमानित महसूस किया था इस शुभ चिंतना से। जब से यह प्रस्ताव आया है वह अपने में बौराया बौराया सा घुमड़ रहा है। असल में वे तुम्हारी खस्ता हालत से बखूबी परिचित हैं। उनकी मंशा तुम्हें थोड़ा राहत भर देने की है, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की नहीं। दुग्गल ने कुछ खींचे स्वर में अशोक दा का पक्ष स्पष्ट किया। तो मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए कोई फाइनेंसर दिलवा दें। वाहियात बात मत करो। तुम उनकी मंशा पर संदेह कर रहे हो? क्यों ना करूं? मंशा की ही बात की है ना तुमने, तो वे इस सहायता में भी समर्थ हैं। कभी थे, अब 3 फ्लॉप देने के बाद व्यापार में उनकी स्थिति भी कमजोर चल रही है। खैर, तुम जैसा ठीक समझो जवाब भिजवा दो। जवाब ही तो नहीं पा रहा वह। क्या करे? सहायकी स्वीकार कर ले। 2 स्वतंत्र फिल्मों का निर्देशन करने के पश्चात इंडस्ट्री में तो ठप्पा चलता है। लोग ठप्पे से बचने की कोशिश करते हैं, उससे अलग होने की कोशिश करते हैं। उसने भी तो की थी और अपने नाम के आगे से सहायक शब्द निकाल फेंकने में सफल हो गया था। पिछले 4-5 दिनों से वह शराब में धुत घर लौटता है। जवाब खोजने की कोशिश में ही खूब पीता है। जानकी उसकी इस हालत से बेजार है और कहने लगी है कि वह अत्यंत गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, और उसे लगने लगा है जानकी उसके मानसिक स्तर की औरत नहीं है, सुविधा परस्त मामूली पत्नी है जिसे उसकी रचनात्मकता से कतई सरोकार नहीं है। कितनी उखड़ी थी वह जब उसने अशोक दा वाले प्रोजेक्ट के प्रति अपनी अरुचि जाहिर की थी। नहीं करोगे तो क्या करोगे? फिर इतनी भी तो अकलमंदी तुमने नहीं बरती कि शुरुआत में ही कुछ पैसा अलग उठाकर फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया होता। नए नौखे को कलात्मक फिल्म एक तुमने ही तो नहीं बनाई, रोमू भट्टाचार्य को देखा है ना, और अखिलेश कौल को। फिल्म वित्त निगम की पहली किस्त मिलते ही उसने सबसे पहले बरसोवा पर बढ़िया फ्लैट बुक कर लिया। एक तुम। मैं तो आया इसीलिए था कि तुमसे बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करूंगा, पर मैं मानता हूं कि तुम मुझे व्यवहारिक सलाह दे रहे हो। परवर छोड़ो। हाँ देखो। दुग्गल ने कप को गोल मोल घुमाते हुए सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने अशोक दा से कल ही इस बाबत बात की है और उन्हें इस सुझाव पर राजी कर लिया है कि वे टाइटल में तुम्हारे नाम के आगे सहायक निर्देशक न देकर एसोसिएट डायरेक्टर दें। और मैं समझता हूं कि तुम्हें इस स्थिति में यह प्रोजेक्ट स्वीकार कर लेना चाहिए। थोड़ी चाय और मंगवाओ। दुग्गल ताड़ गया कि वह अब इस मसले पर अधिक बातचीत करने के मूड में नहीं है। मंगवाता हूं, कहकर दुग्गल ने दूसरी ओर खड़े बैरे को संकेत से बुलाया। भूख नहीं लगी? लगी तो है, तो चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी मंगवा लेते हैं। क्या लोगे? वह कुछ देर सोचने की सी मुद्रा में डूब सा गया, फिर बोला, जो जी में आए। वैसे जानकी को कह आया था कि 2-2:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, पर अब तो वैसे ही लेट हो गया हूं। बैरे ने समझा कि उसे बिल के लिए बुलाया जा रहा है। वह रसीद बुक पर पैसे नोट करके ही उन तक आया।
दुग्गल झुंझला उठा। अरे भाई, अभी इसे पास ही रखो, कुछ और भी दे जाओ, कहकर वह उसे ऑर्डर देने लगा। कुर्ते की जेब में एकाएक ही उसका हाथ चला गया। नन्हे की चिट्ठी छू गई। माँ को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यह सारी परेशानी तबादले की वजह से हुई है। किसी तरह मांग चांग कर वह अपना तथा मुन्ने का खर्च चला रही हैं। मैं पिछले इतवार को माँ के पास गया था। दुकान ही इतवार को बंद रहती है। माँ झुंझला रही थी कि लोग बाग अध्यापिका के घर साग सब्जी क्यों भिजवाते हैं, सीधा पिसान क्यों नहीं भिजवाते। कितना लिखूं? मुन्ना की जांच माँ ने सदर अस्पताल में जाकर करवाई थी। डॉक्टरों ने मुन्ना की छाती में पैच बताया है। रोज इंजेक्शन लेना होगा। सुबह शाम अंडा और दूध देने के लिए कहा है। माँ बहुत हैरान है, यह खर्च कहाँ से जुटाएं। आपको याद कर रही थी, कह रही थी कि वह जरूर तकलीफ में होगा, नहीं तो ऐसा न होता कि मेरी 2-3 चिट्ठियों के जवाब न देता। भैया, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। पढ़ाई तो मैं अब कर नहीं पाऊंगा, आपके पास रहकर कोई काम करूंगा। मेरी मजबूरी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। माँ ने पता नहीं मुझे किस विश्वास से यहाँ भेजा है। भैया, यह सब मैं माँ से तो नहीं बता सकता। गया तो इसी मंशा से था कि उन्हें बता दूंगा कि मामा की शक्ल में जो आदमी मेरे करीब है वह कंस से भी क्रूर है। कंस तो अपने भांजे की जान का प्यासा था, पर यह मामा। मैं सुबह उठकर चाय बनाता हूँ, मामा को चाय देता हूँ, नाश्ता पकाता हूँ, उन्हें नाश्ता खिलाता हूँ। वे अखबार खोलकर बैठ जाते हैं और मैं दुकान खोलने चला जाता हूँ। वे जी चाहता है तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते। दोपहर में दुकान बंद करके वापस घर आकर खाना पकाता हूँ, खिलाता हूँ। बर्तन आदि धोते धोते मुझे 2-2:30 बज जाते हैं। 3 बजे फिर दुकान खोलनी होती है। पढ़ने का समय कतई नहीं मिलता। सोचा तो यही था कि इंटर का फॉर्म प्राइवेट यहीं से भर दूंगा। माँ को भी यही आस है। पर भैया, रात घर लौटकर खाना पानी निपटाकर जब मैं सोने की तैयारी करता हूँ, यह नीच मुझे अलग नहीं सोने देता, मुझसे जबरदस्ती करता है और मैं असहाय। रोज सुबह सोचता हूँ कि उजाला होने से पहले ही मामा की साइकिल चुराकर भाग लूं, लेकिन माँ का यह शुभचिंतक भेड़िया हर महीने उन्हें 100 का पत्ता थमा आता है मेरी कमाई के रूप में। किससे कहूँ इस नरक की पीड़ा। आज बाबूजी होते तो शायद हम इस हालत में ना होते। आप मुझे नहीं बचाएंगे। मैं शायद किसी दिन गंगा में कूदकर अपने से छुटकारा पालूं। बाबूजी होते तो क्या कर लेते। उसके ऊपर तो बाबूजी की छांव थी, पर किसी ठूंठ की तरह। खा क्यों नहीं रहे ठीक से? दुग्गल ने उसे अनमना पाकर फिर टोका। एक वक्त में एक ही काम किया करो। कोशिश तो करता हूं, शब्दों के साथ ही उच्छ्वास सा भरा उसने। फिर आहिस्ता से मेदू बड़े का एक छोटा टुकड़ा सांभर में डुबोकर मुंह में डाल लिया। दुग्गल को उसका इतना धीरे धीरे खाना हमेशा उबाऊ लगता रहा है। इसी आदत पर टोकने को हुआ ही था कि सोच में डूबे उसके चेहरे ने बरबस खामोश रहने पर विवश कर दिया। वह भी तो ननिहाल से गंगा में डूबने के लिए भागा था। माँ की मृत्यु के तुरंत बाद ही बाबूजी उसे नाना नानी की छत्रछाया में छोड़कर कलकत्ता लौट गए थे। हर महीने वे नानी के पास उसके खर्च के लिए मनी ऑर्डर भेजा करते, हालचाल के लिए चिट्ठी लिखा करते, जिसकी सूचना नानी अक्सर एक ही जैसे वाक्यों में दोहराया करती। देख, तेरे बाबूजी ने लिखा है कि जरा शऊर से रहा कर, मन लगा के पढ़ा कर। क्या पढ़ता? उसे अच्छी तरह याद है, परीक्षा की कॉपियों के लिए भी पैसे उसे मार खाए बगैर नहीं मिलते थे। कॉपी खत्म होने पर जब वह नई कॉपी की मांग करता, 3 महीने पहले कॉपी के लिए दिए गए पैसे नानी को अभी पिछले हफ्ते ही दिए गए लगते। स्कूल का बस्ता पीठ पर से उतरता नहीं था कि उसे फौरन कभी बिसाती की दुकान पर दौड़ाया जाता, तो कभी किसी पटियात के घर कुछ मांगने कहलाने। सारे काम उसके आने की बाट जोहते अटके रहते। उसके खाना परोसे जाने तक सब्जियां अक्सर कम पड़ जाती
या किसी मेहमान की आवती की प्रतीक्षा में उसे परोसी ही नहीं जाती। नाना का घर से कोई वास्ता ही नहीं था। कचहरी से लौटते ही चवन्नी और अद्धे की बोतल थमा देते, लपक कर ठेके पर तो चला जा। तब समझ नहीं थी कि ठेके वाला हरिभजन उसे इतना ममत्व क्यों देता है, क्यों उसकी मुट्ठी में उबले चने की पुड़िया टिकाकर पुचकारता है, रास्ते में खा लेना बचुआ, और सुन, बोतल सरिया के ले जाना जरा, फिर कभी झुंझला भी पड़ता। इतनी रात गए तू क्यों आता है यहाँ? घर पर कोई और नहीं है ठेके पर आने के लिए? तुझसे कहते नहीं बनता कि मैं नहीं जाऊंगा। उसकी इतनी मजाल कि वह यहाँ आने के लिए मना कर देता। हरिभजन की बात से अलबत्ता उसका जी भर आता। दिवाली के आसपास बाबूजी आते और हफ्ता भर उसके पास रहते। तब कचहरी से लौटकर नाना ननकू के हाथों चवन्नी और बोतल थमाते। रात सोने से पहले बाबूजी के लिए दूध का गिलास आता तो उसके लिए भी एक गिलास साथ होता। जबरदस्ती थाली में रोटियां डाली जाती। ठीक से खा, नानी उसे लड़ियाकर आग्रह करती। बाबूजी टोकते, जितनी भूख है उतना ही खाने दो, ज़्यादा खाने से बच्चों का पेट खराब हो जाता है। बाबूजी की बात से निवाला जैसे हलक में अटक जाता, आंखें पनियाने लगती। बड़ी कोशिश से अपने को संयत रखता। उस रात बड़ी देर तक बाबूजी के बारंबार आग्रह करने पर भी कि जा सो जा जाकर, वह उनके पलंग की पाटी पर बैठा यह कहने के लिए साहस जुटा रहा था कि भूखे रहने से पेट नहीं खराब होता बाबूजी, किंतु कुछ कह नहीं पाया। यही भय लगा कि कहीं बाबूजी ने भी उसकी बात को न समझा तो। जब कोई उसे नहीं समझता तो हो सकता है वे भी उसकी बात न समझें, पीट ही दें। बाबूजी के जाते ही वह ठेके पर पहुंचा था। हरिभजन ने छूटते ही पूछा था, मेहमान चले गए? बाबूजी से मतलब था उसका। उसने इधर उधर देखते हुए उत्तर दिया था, हाँ, पता ही था, मेहमान के सामने दिखावा तो करेंगे ही। लानत है, अपनी बिटिया का होता तो ऐसे भेजती वकीलिन। पर 100 बात की एक बात, मेहमान क्यों दीदों में तेल डालकर बैठे हैं? साथ ही रखे ना तुझे। वह भी सोचने लगा, बाबूजी क्यों उसे साथ नहीं रखते? क्यों नहीं जानना चाहते उससे कि आखिर ये लोग तेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तकलीफ तो नहीं है तुझे? क्यों नहीं पूछते? कोई पूछता था तो वे थी रसूलपुर वाली, उसकी दूर के रिश्ते की चाची। वह जब भी गंगा नहाने लढ़िया में चढ़कर आती, उसके लिए लैया और गट्टे खास तौर पर लाती। एक आध बार नहाने के लिए भी साथ ले गई, नानी की नानुकुर के बावजूद। उस सुबह नानी ने जो स्कूल जाने से पहले बेबात उसे बेदर्दी से पीटा था, नाना का मुंह सिए रहना उसे खल गया था। उसका किशोर मन विद्रोह से भर उठा था। वह स्कूल न जाकर लक्ष्मण घाट की तरफ पैदल चल पड़ा था, डूब मरने का निश्चय कर। पर घाट पर पहुंचकर सहसा उसे चाची याद आ गई थीं, जो बाहें पसारे उसे अपनी गोद में समेट लेने के लिए हमेशा आतुर दिखाई पड़ी। वह लौटकर अंदाजे अंदाजे ही रसूलपुर की तरफ चल दिया था। उससे छिपाकर चाची ने बाबूजी को तार करवाया था शायद। तभी तो बाबूजी को पहली बार उसने आंखों पर रुमाल रखते देखा था। पहली बार उसके बाल मन को वितृष्णा की एक दरार विभाजित कर गई थी। रात बाबूजी जहां सोए थे, चाची आग्रह करती रहीं कि जा मिल ले, भागे भागे आए हैं, पर वह टस से मस नहीं हुआ। बस चाची के आसपास आशंकित सा मंडराता रहा। मुझे बाबूजी के साथ मत भेजना, मत भेजना, वे मुझे फिर नानी के पास ले जाकर छोड़ देंगे। ले जाने की बात बाबूजी ने उठाई तो चाची ने स्पष्ट कह दिया कि अब वे उसे नहीं भेजेंगी। डूब डाब जाता तो उन्हें वापस मिलता। समझ ले, गंगा मैया ने उनके पास धरोहर धरी है। यह भी सलाह दी थी, ब्याह कर लो लाला, यूं न किसी के भरोसे औलाद पलती है न जिंदगी चलती है। घर बसा लो तो ले जाना, फिर बड़ा हो जाएगा तो कौन मेरे पास बना रहेगा कि तुम्हारे पास। अब की बार वह बाबूजी के दूर जाते हुए तांगे के पीछे रोता रोता नहीं दौड़ा।
देहरी से सटा बस देखता रहा। दूसरे रोज चाची ने गांव के मदरसे में ही नाम लिखा दिया था उसका। नई माँ ने उसे अंक में भर लिया था। बचुआ तुम रह जाओ, फिर चले जाना। मगर वह शाम वाली बस से लौट रही चाची के साथ ही लौटने को तत्पर हो आया। नई माँ उसे बहुत प्यारी लगी थीं, पर वह उनके मनुहार भरे अनुनय को स्वीकार नहीं कर पाया। चलते समय बाबूजी ने चाची से एकांत में कुछ बातचीत की थी, जो चाची ने उसे रास्ते में ही बता दी कि तुम्हारे बाबूजी की इच्छा है कि अब तुम उनके साथ ही रहो। एक आध महीने में ढंग का घर देख दाख कर उन्हें भी लिवा ले जाएंगे और तुम्हें भी। प्रतिक्रिया में वह मौन ही रहा। इतना कह रही थी बहू, रुक क्यों नहीं गए? कभी कभी एकदम जिद्दी आ जाते हो। चाची ने उसे झिड़का था। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं रह सकता, उसका उत्तर था। तो सरगे भी मेरे साथ जाओगे? नहीं, पहले मैं जाऊंगा फिर तुम। ढीठ, बातें बहुत झाड़ने लगा है। झूठ मूठ की रिस चेहरे पर लपेट वे हंस दी थी। नीलू ने उसका समर्थन किया था। ठीक ही तो है, दादा वहां नहीं रहना चाहता तो नहीं रहना चाहता, जबरदस्ती क्यों? भला रहने दो, तुम बिला वजह न टर्राओ। चाची ने डपटा था नीलू को। चाची को मन में खदबदा रही पीड़ा वह दिखा देना चाहता था कि नई माँ ने उससे यह क्यों कहा था कि तुम रह जाओ फिर चले जाना। यह क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। पर कुछ भी नहीं कह पाया था। माँ से मिलने को मन लालायित जरूर होता, पर साथ रहने का निर्णय वह बिल्कुल नहीं ले पाया। कुछ दिनों बाद उन्होंने जैसे उसका निर्णय मन ही मन स्वीकार कर लिया था और साथ रहने का आग्रह दोहराना बंद कर दिया था। छुट्टियां होती तो माँ की चिट्ठी पर चिट्ठी आने लगती। टिकट का पैसा पहुंच रहा है, फौरन चले आओ। जितने दिन वह वहां रहता, माँ उसके आगे पीछे डोलती रहती, पूछती रहती, आज क्या बनाएं, क्या खाएगा वह? दही और चूड़ा खाना उसे बहुत पसंद था। नाश्ते में अक्सर उसे दही और चूड़ा मिलता। बथुए की कचौरी, शलजम का अचार, काली वाली गाजर की कांजी। वह और नन्हे साथ खाने बैठते। नन्हे बहुत हिल गया था उससे। वे मंत्र मुग्ध सी ताकती पास बैठी होती। चलते समय उसके तमाम नए कपड़े बन जाते। कुछ और ज़रूरत हो तो बताओ लाला, वे पूछती ही रहती। गाड़ी सरकने से आधा घंटा पहले से ही वे अनगिनत हिदायतें उस पर लाद देती। ऐसे ऐसे ऐसे। वह भरे भरे मन से सुनता रहता। गाड़ी चलने को होती तो उसके पांवों पर झुक जाता। वे कंधे से चिपका लेती, फफक फफक कर रो पड़ती। नन्हे हतप्रत सा देखता रहता, पर जैसे ही गाड़ी रेंगने लगती, अचानक उसे आभास होता कि भैया उससे दूर जा रहा है और वह दहाड़े मारकर रोने लगता, दोनों बाहें उसकी ओर पसारे। बाबूजी नन्हे को गोद में उठा लेते। मुन्ना तब हुआ नहीं था। यह सब उसको अपनी ओर खींचता, पर माँ के सबल पंजों की साधिकार जकड़ की प्रतीक्षा अब तक उसे अपने चौड़े होते कंधों पर थी, जो सहसा टिकेंगे और आदेशात्मक स्वर में कहेंगे, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। वह हर बार इन शब्दों को सुने बगैर चाची के पास लौट आता। पता नहीं क्या था उन दोनों के बीच। वे एक दूसरे से बेइंतहा जुड़े थे, मगर एक दरार थी जो उन्हें विभाजित किए हुए थी, अनवरत, जिसे न वे लांघ पाई और न वह ही। हो सकता है माँ को भी एक प्रतीक्षा रही हो। उसकी तरह ही वह खुद उनसे कहे, मैं अब लौट कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। वह कई दफे सोचता, किंतु हर बार एक ही तर्क उसके मन मस्तिष्क को दबोच लेता। पहले कहना उनका बनता है और उन्हें ही इस दरार पर आगे बढ़कर अपनी ममत्व भरी हथेलियां रख देनी चाहिए। बाबूजी नहीं रहे थे। चाची ने चलते समय सीख दी थी, जिद्दियाना नहीं, रुकने के लिए कहें तो रुक जाना। इंटर तो तू प्राइवेट भी कर सकता है, फिर सारे नाते रिश्ते जुड़े हैं। नहीं रुकोगे तो फिजूल थुक्का फजीहत होगी, मैं तेरही पर पहुंच जाऊंगी। पर उनके कहे पर अमल नहीं कर पाया था। माँ ने 2-2.5 महीने बाद ही लिखा था,
कि उन्हें गांव के स्कूल में ही अध्यापकी मिल गई है। वह उनकी चिंता कतई न करे, बस अपनी पढ़ाई में मन लगाए, छुट्टी में मिल मिला जाया करे, इतना ही उन्हें ढाढ़स बंधाए रहेगा। उठें? दुग्गल प्लेट में टिप के पैसे छोड़ते हुए बोला। वह अपने से अलग हुआ, चौंकते हुए बोला, हाँ और क्या। उडुपी के प्रवेश पर ही पान की दुकान थी। वे वहां आ खड़े हुए। दुग्गल ने उसके और अपने पान का ऑर्डर दिया, फिर हौले से उसकी ओर मुड़ा। भाभी के लिए भी 2 सादा बंधवा दूं? बंधवा दो। जानता है जानकी को इस दुकान का पान बहुत पसंद है। दुग्गल जब भी जानकी से मिलने पहुंचता है, इस दुकान से पान जरूर लगवा कर ले जाता है। दोनों में अच्छी पटती है। उनके आपसी मन मुटावों पर वह हमेशा जानकी का पक्ष लेता है। जिस तरह भाभी तुम्हारे साथ गुजारा कर रही हैं, हैट्स ऑफ टू दैट वुमन। दूसरी औरत होती तो निश्चित ही जिंदगी नरक हो गई होती। पान लेकर वे दाहिनी तरफ मुड़े और खुदे पड़े फुटपाथ के मलबे पर संभलते हुए बढ़ने लगे। बस से जाओगे? हाँ। कला नगर उतरकर जरा हरीश से मिल लो, घर पर ही होगा। वह ना भी मिला तो भाभी तो होंगी ही होंगी। बता रहा था कि पड़ोस में एक 2 रूम किचन खाली हो रहा है। पसंद आ जाए तो जाकर बात कर लो मकान मालिक से। माटुंगा में रहता है शायद। भाड़ा जैसा कि हरीश बता रहा था, वह 11 महीने का एडवांस मांग रहा है। देने में हर्ज ही क्या है, हर महीने देने की झंझट से बचे रहोगे। पर हाँ, उसकी चुप्पी को झेलते हुए दुग्गल ने कहा, घर की बात आगे तभी बढ़ सकती है जब तुम अशोकदा के प्रस्ताव पर एक ठोस निर्णय ले लो। 1.5-2 तक तो वे दे ही देंगे हर महीने। और मेरा ख्याल है कि फिल्म साल भर से पहले पूरी होने से रही, तब तक तो अशोकदा के प्रस्ताव को दुग्गल निरंतर उसके इर्द गिर्द सुरक्षा कवच सा बुन रहा है। क्यों ना बुने? वह तो चाहता ही होगा उसकी बिरादरी का बंदा बन जाए वह। एसोसिएट डायरेक्टर का पासा भी जोरदार फेंका है। किसी तरह भी तो फंसे। छी! एकाएक मन खुद के लिए वितृष्णा से भर उठा। दुग्गड़ तिकड़मी जरूर है, स्वार्थी भी है, पर छोटा आदमी कतई नहीं है। एक तो वह उसकी हर तकलीफ का साझा कर रहा है, उसके लिए भाग दौड़ कर रहा है, कितने फाइनेंसरों को पकड़ पकड़ कर लाया है, कई निर्माताओं से उसकी सिफारिश की, पर बात नहीं बनी या नहीं बन पा रही तो इसमें उसका क्या दोष। अशोकदा का चीफ सहायक है वह, एसोसिएट के सम्मान का हकदार भी वही है। दूसरा कोई मुख्य सहायक होता तो मौका देना दिलवाना तो दूर, अपने लिए खतरा महसूस कर प्रोजेक्ट में घुसने भी न देता। और वह है कि नन्हे का खत आया है। उसे अपनी आवाज़ कांपती सी महसूस हुई। वे बस स्टॉप पर पहुंचकर क्यू में खड़े हो गए थे। दुग्गल ने सशंकित दृष्टि से देखा। खैरियत तो है, समस्या दूसरी है। वह क्या है? दुग्गल अधीर हो आया। नन्हे वैसे तो उसे खत लिखता नहीं, लिखा है तो कोई खास वजह ही होगी, अच्छी तरह जानता है वह। लो पढ़ लो। उसने कुर्ते की जेब से खत निकालकर दुग्गल की तरफ बढ़ा दिया। कमरे पर ही देना चाहता था, पर वहां भड़बड़ में डौल ही नहीं बैठा। उसके खत पढ़ते पढ़ते ही वह अपनी परेशानी बड़बड़ाता रहा। चौल का एक कमरा है, अपनी ही गुजर मुश्किल से होती है, काम पास है नहीं, पर समझ नहीं पा रहा हल है क्या। खत पूरा करते ही दुग्गल की भौहें जुड़ गईं। ओफ, तुम्हें उसे फौरन बुला लेना चाहिए। तुम हालात जानते हो। खत को जेब के हवाले करते हुए उसका स्वर शुष्क हो आया। नीलू अगर इस स्थिति में होता तो क्या तुम इसी दुविधा से जुड़ते? नीलू यानी चाची का बेटा। शायद। झूठ। दरअसल तुम अपनी कुंठाओं से पीड़ित रहे हो। नन्हे के प्रति तुम्हारा रवैया हमेशा ही प्रतिशोधपूर्ण रहा है। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला उसे तुम औरों को भी नहीं देना चाहते। समस्याएं किसके साथ नहीं हैं और कब कम होंगी? क्या उस छोटी सी खोली में उसके लिए कोई एक कोना नहीं निकल सकता? निकल सकता है, मगर पहले एक कोना अपने मन में पैदा करो।
सच तो यह है कि तुम्हारे उन रीते रीते दिनों को एक चाची मिल गई थी संयोग से। सभी को नहीं मिलती ना, इसीलिए बचे रहे तो औरों की तरफ हाथ बढ़ाना भी तो सीखो। सॉरी, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। दुग्गल की उत्तेजना सहसा बुझ गई। यह समझाने की बात थोड़े ही है। वे चौंके। लोग पीछे से आवाजें लगा रहे थे उन्हें आगे बढ़ने के लिए। बस आकर स्टॉप पर लग गई थी। लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच चुप्पी खिंचाई। सरकते सरकते वे बस के दरवाजे पर पहुंच गए। उसने बस के पायदान पर पांव रखा कि थोड़ा तिरछा हो दुग्गल की तरफ पलटा। अशोक दा से कहना मैं उनकी फिल्म कर रहा हूं। तभी बस घरघराई और दरवाजे पर झूल आई भीड़ को लाते आगे बढ़ गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।